तो क्या पढ़ना है हमें? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है। चलिए, फंडामेंटल राइट में हमें क्या पढ़ना आज? स्वतंत्रता का अधिकार। और जब आप स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हो तो हम आपको पहले ही बता चुके, राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी भी इसको कहते हैं। तो इसके बारे में, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल्स 19, 20, 21 एंड 22 है। ये 4 आर्टिकल्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। इसमें वास्तव में स्वतंत्रता मतलब विभिन्न प्रकार की जो आज़ादी है इसके बारे में जिक्र किया गया है। चलिए आर्टिकल 19 के बारे में पहले बात करते हैं। आर्टिकल 19 में कुल मिलाकर के 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) है, उसी प्रकार आर्टिकल 19(1)(b) है, आर्टिकल 19(1)(c) है, आर्टिकल 19(1)(d) है, उसी प्रकार आर्टिकल 19(1)(e) है और आर्टिकल 19(1)(g) है। F नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या नहीं है? तो F नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) में जो जिक्र किया गया है वो ये है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें बात की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, याद रखना है ये बात। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन इसी से कुछ चीज़ें और जुड़ जाता है। जैसे 2-3 बातें यहाँ से, एक तो इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो यहीं से आती है कि भाई मीडिया कुछ भी बोल सकती है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है, वगैरह वगैरह। इसके साथ 1-2 और चीज़ें आती हैं। जैसे एक टर्म इसके साथ जुड़ता है वो है मानहानि का। मानहानि का मतलब क्या है? तो मानहानि का मतलब सीधी सी बात यह है कि यदि जानबूझकर किसी की मान, किसी के सम्मान में अपने हानि पहुंचाने के लिए कोई एक्टिविटी किया है तो वो मानहानि का केस बनता है, मानहानि का मुकदमा बनता है। ये मानहानि जो है आपका आईपीसी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 499 है। ठीक है, वो यहीं से आता है कि अभिव्यक्ति करने का मतलब या आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि किसी दूसरे के मान में हानि ना हो। इसके लिए कुछ सजा वगैरह का भी प्रावधान किया गया है। तो एक मुद्दा यहाँ से निकल करके आता है मानहानि का। एक ऐसा ही मुद्दा यहाँ से निकल करके आता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जिसको आप कहते हो देशद्रोह। देशद्रोह मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते जो देशद्रोह के दायरे में आता है। और ये इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का धारा 124A के अंतर्गत आता है, 124A के अंतर्गत आता है। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि सरकार के विरुद्ध कोई घृणा, मानहानि या दुर्भावना फैलाना एक दंडनीय अपराध है और उसको आप देशद्रोही के मुकदमे में रख सकते हैं। इसके लिए कई सारे कानून भी आए हैं, जैसे आप NSA जिसको बोलते हैं, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देशद्रोह कानून, बहुत सारी और भी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट बात कुछ इनसे जुड़ा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, है ना, वो यही है। जैसे इसी में आता है आपका एक, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो वैसे सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके अंतर्गत आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही उदार, एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही व्यापक संकल्पना वाला अधिकार है। ठीक है ना, जिसमें कई सारे मुद्दे, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो, सूचना का अधिकार हो, मानहानि हो, देशद्रोह हो, ऐसे मुद्दे इससे जुड़ते हैं आकर के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप आ जाइए आगे। तो 19(1)(b) में क्या है? व्हाट इज इन 19(1)(b)? इस पर जरा अगर आप बात करें तो 19(1)(b) में लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से
शांतिपूर्ण पूर्ण तरीके से, है ना, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के, विदाउट आर्म्स, हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन का अधिकार, आप मीटिंग कर सकते हैं, एक साथ मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, यह स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1B देता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई क्लब में, कोई दल में, किसी कंपनी में, जैसा मर्जी, सहकारी समिति हुआ, इन सब चीज़ों में आप आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। मतलब आप लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा केवल कि इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं है। हड़ताल का अधिकार नहीं है, क्योंकि हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया गया है, नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक है 19(1)(c), और 19(1)(c) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समुदाय या संघ बनाने का अधिकार। मतलब कोई आप पार्टी बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, है ना, किसी समुदाय या संघ बनाने का जो अधिकार है, कोई कंपनी बना सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं, आपको जो मर्जी आप ऐसा कर सकते हैं। अगला है 19(1)(d) में, वो है देश के अंदर में कहीं भी आबाद भ्रमण का अधिकार। आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना, ये बात भी याद रखना है आपको। आबाद भ्रमण का अधिकार ये 19(1)(d) में है। जैसे आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या कहीं जा सकते हैं, है ना, तो ये सब चीज़, विदेश यात्रा करना भी अपने आप में आबाद भ्रमण के अधिकार के अंतर्गत ही है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ है 19(1)(f) में, जिसमें क्या है, तो देश के अंदर में कहीं भी निवास करने का अधिकार। निवास करने का अधिकार, आप कहीं भी बस सकते हैं। पहले इसके कुछ अपवाद, जैसे जम्मू कश्मीर था, तो वो भी नहीं रहा, आप आराम से कहीं भी बस सकते हैं। ये 19(1)(e) है, E। और 19(1)(f) नहीं है, 19(1)(g) है। और जी में क्या बात कर रहा है कि कोई भी वृत्ति, जीविका या आप कह सकते हैं व्यापार आदि करने का अधिकार। आप कहीं भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जीविका कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक आपको नहीं किया जाएगा। ये है 19(1)(g). यहाँ पे एक बात समझना है कि हमने पहले ही आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सापेक्षिक अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार नहीं। मतलब उसमें युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, उसको समय और काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर कुछ नियंत्रण भी किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी नोट में मैं एक बात और आपको यहाँ पे लिख दूं, नोट में, कि 19(1)(f) जो है वो हुआ करता था, और इसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। और जब मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 31 को जब हटाया गया, उस समय इस आर्टिकल को भी हटा दिया गया। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम दिस पार्ट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको भी हटा दिया गया है। यह है आर्टिकल 19। इससे ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे चल करके चलता हूं अनुच्छेद 20 में। नाउ कम टू द आर्टिकल 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 में चलते हैं। तो 20 में क्या बातें की गई हैं देखिए, अगले आर्टिकल में चलते हैं। आर्टिकल 20 देखिए उसमें क्या है, बहुत स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि जो अपराध के जो आरोपी व्यक्ति हैं, कोई भी अपराध के आरोपी मात्र की मैं बात कर रहा हूं कि आरोपी व्यक्ति के अधिकार, इसको भी कुछ अधिकार दिया गया है। वो व्यक्ति जो अपराध का आरोपी है, जो किसी क्रिमिनल का क्या है, एक तरीके से मतलब जिसको अभियुक्त बनाया गया है कि भाई आप पर ये आरोप है, वैसे व्यक्ति को भी आर्टिकल 20 कुछ देता है। क्या देता है? सबसे पहले कि जो देखिए क्या कुछ है आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 क्या देता है? सबसे पहले ये दे रहा है कि आपको वही दंड दिया जा सकता है, वही दंड
दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है जो 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 तत्समय यानी उसी समय विधि में हो। मतलब अगर आज मैंने कोई गुनाह किया उसके लिए अगर 3 साल सजा है और कल एक संविधान या कल किसी प्रकार का संशोधन करके उस सजा को बढ़ा दिया 8 साल, तो मुझे 8 साल नहीं मिल सकता। मैं आज हमने जो क्राइम किया हमको आज ही में जो उपलब्ध दंड विधान है उसी के आधार पर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, यानी दंड की मात्रा ज्यादा नहीं हो जाएगी, है ना, संशोधन कर देंगे तब भी। दूसरी बात जो है, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। ये दूसरी बात है, नहीं दिया जा सकता। तो क्या हमने कहा कि एक अपराध के लिए 2 बार आप सजा नहीं दे सकते हैं। और अगली बात क्या कर दी है, अगला एक अधिकार है इसमें कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार, गवाही देने का अधिकार है ना, गवाही देने का अधिकार, गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, देने हेतु फोर्स नहीं किया, दबाव नहीं डाला जा सकता है, उसके लिए उसको स्वतंत्रता है कि वो खुद इच्छी, देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। ये 3 प्रकार की चीजें जो हैं नहीं डाला जा सकता, ये आर्टिकल 20 में है। इतनी बातें फिर से एक बार बोल दूं कि जो अपराध के जो आरोपी व्यक्ति हैं उनको वही दंड दिया जाएगा जो उस समय विधि में मान्य है। दूसरी बात, एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। और अगली बात, आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य या फोर्स नहीं किया जा सकता। यही है अनुच्छेद 20, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलता हूं अनुच्छेद 21 में। देखिए आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 क्या कहता है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो 21 जो है ये कहता है, एक तरीके से कह रहा है 21 की जीवन का अधिकार, जिसको आप कहते हो राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से जो मुक्त विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को जीवन से मुक्त किया जा सकता है, ये बात कहा गया है। इसमें देखिए एक वाद आता है जिसको आप कहते हो मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद, मेनका गांधी केस, जिसमें 1978 का ये केस जजमेंट आया। और यही वो केस था जिस केस का जो जजमेंट रहा, इसके निर्णय में, इस केस के निर्णय में वास्तव में क्या हुआ है कि जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ को बहुत ही क्या कर दिया गया है, विशाल बना दिया गया और बहुत व्यापक अर्थ दिया गया। कई सारी बातों को कह दिया गया डिटेलिंग में जा करके कि भाई ये सब कुछ जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे मान लिया जाए सोने का अधिकार या जैसे और भी बहुत सारे अधिकार हैं, उन सब चीज़ों को आप इसके अंतर्गत शामिल कर देते हैं। शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं, इच्छा मृत्यु का अधिकार, तो ये सब जो चीज़ें हैं, गिरफ्तार है ना, इन सब चीज़ों को डाल दिया गया है आर्टिकल 21 में। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल इन और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट इन दिस पार्ट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला जो आर्टिकल है इसमें, जो इस स्वतंत्रता के अधिकार में, वो है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया देखिए, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया कि एक तरीके से यूं कह दिया गया कि गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण का अधिकार है। इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार, से संरक्षण का अधिकार है ना, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार, ये कहा गया है कि आप किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे और निरोध से क्या करेंगे, संरक्षण का अधिकार। क्या है देखिए, इसमें बस कुछ बातें कर दी गई हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं
तो सबसे पहले आप इसको 24 घंटे से अधिक के लिए उसको बंदी बना करके नहीं रख सकते, उसको उसकी गिरफ्तारी का आपको कारण बताना पड़ेगा और उसको अपने पसंद का एक वकील देना होगा, है ना। क्या क्या बात कर दिया गया है, तो एक क्या बात की गई है कि अगर कोई किसी को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी का कारण बताइए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताइए कि उसको 24 आवर से ज़्यादा 24 आवर से ज़्यादा आप उसको बंदी नहीं रख सकते, ज़्यादा समय के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ये पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट इस संदर्भ में ये है कि आप उसको एक वकील दीजिएगा, एक अधिवक्ता भी दीजिएगा, ये उसका अधिकार होगा। यही बातें कर दी गई हैं कहाँ पे, तो ये एक तरीके से 22(1)(2)(3) में किया गया है, ठीक है। 22(3) में ये बात कह दिया गया है कि ये जो सुविधाएं हैं ये 2 लोगों के उपलब्ध नहीं है। एक सेकंड, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि उपरोक्त सुविधाएं, उपरोक्त अधिकार 2 जनों को या दो लोगों को नहीं है। कौन 2 लोगों को नहीं है, को नहीं मिलेगा। कौन से 2 लोग, तो एक तो वो व्यक्ति जो विदेशी शत्रु है, विदेशी शत्रु मतलब जो हमारा शत्रु देश है उसका नागरिक है, ये कहने, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का नागरिक है, इस तरह की बात। या दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें यह भी कह दिया गया कि किसको नहीं मिलेगा, तो जो निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। अब समझिए मेरी बात को, हमने क्या बताया आपको, गिरफ्तारी जो वास्तव में 2 टाइप के हैं। इसका मतलब गिरफ्तारी का 2 भाग, क्या 2 भाग। एक भाग गिरफ्तारी का जिसको आप क्या कहते हो, इसको सामान्य गिरफ्तारी कहते हो, सामान्य गिरफ्तारी। और एक भाग जिसको आप क्या बोलते हो, निवारक निरोध। इसको आप सामान्य गिरफ्तारी कहते हो और इसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हो। दोनों में फर्क क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये अपराध पश्चात होता है और ये अपराध के पूर्व ही होता है, अपराध पूर्व। ये आप इसलिए करते हैं कि अपराध किसी ने किया, हमको सजा देना है, और ये आप वास्तव में अपराध को रोकने, अपराध करे नहीं, अपराध को रोकने के पर्पस से, रोकने के उद्देश्य से इस प्रकार की गिरफ्तारी की जाती है। तभी तो पहले ही गिरफ्तारी कर ली, इसी को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसी बातें। तो उन व्यक्तियों को जिनको निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया जाएगा, उनको ये जो तीनों अधिकार आपने देखा, कौन कौन सा, ये कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं रख सकते, वकील देना होगा, इस पर क्या कर सकते हैं वो, उनके लिए लागू नहीं होता है। मतलब अगर उनको हम नहीं बताएंगे कारण, तब भी कोई बात नहीं है। ये बात, ये कहने का मतलब हुआ, करेक्ट, तो याद रखिएगा। और एक बात और मैं यही कह दूं, अनुच्छेद 22 में जो आर्टिकल जो 22(4) से 22(7) तक के जो प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस है निवारक निरोध से रिलेटेड। अधिकतम इस तरीके से किसी को कितने देर तक आप, अधिकतम कितनी अवधि तक किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, तो 3 माह। कितने दिन तक, तो 3 माह, ठीक है। अगर 3 माह से अधिक किसी को रखना है तो फिर एक बोर्ड के समक्ष उसको पहले प्रेजेंट करना होगा, और उस बोर्ड में जो बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। अगर वो कहता तब 3 माह से अधिक, लेकिन अधिकतम कितना, 3 माह। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ये है आर्टिकल 22। मेरे ख्याल से अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये हो गए स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको याद रखना चाहिए।